नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आपका स्वागत है। रूठे रूठे आडवाणी जी मनाए कैसे, मान तो गए लेकिन फिर एक बार चाय की प्याली में तूफान खड़ा हो गया कि भारतीय जनता पार्टी के घर में सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं। अगर यही तूफान चलता रहा तो कैसे चलेगी नरेंद्र मोदी की आंधी, इसी पर हमारी बड़ी बहस होगी। लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। बीजेपी में पिछले एक साल से एक ही कहानी दोहराई जा रही है। हर खास मौके पर लालकृष्ण आडवाणी रूठ जाते हैं और रूठते भी ऐसे कि उन्हें मनाने के लिए बीजेपी और संघ परिवार के पसीने छूट जाएं। इस बार भी यही हुआ। गांधीनगर की बजाय भोपाल से चुनाव लड़ने पर अड़े आडवाणी को मनाने में बीजेपी नेताओं को 24 घंटे से ज्यादा का वक्त लगा। हमेशा की तरह आडवाणी मान तो गए, लेकिन बीजेपी आलाकमान को अपने आगे सरेंडर कराने के बाद अब यह बड़ी बहस का मुद्दा है कि अगर बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक है तो फिर आडवाणी ने पार्टी की सांसें क्यों अटकाए रखी। आडवाणी के बाद अब जसवंत सिंह भी अपनी सीट को लेकर नाराज हो गए हैं। लिहाजा सवाल ये भी है कि बीजेपी अगर अपने ही दिग्गजों के तूफान में फंसी रहेगी तो फिर मोदी की आंधी कैसे चलेगी। मैं आज भी यहाँ पर आया हूँ, गांधीनगर के ही आपसे सबसे मिल रहा हूँ। तेरी दिलचस्पी तो स्पष्ट है। गांधीनगर से श्री लालकृष्ण जी आडवाणी। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति ने लालकृष्ण आडवाणी की चाहत पूरी तो की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। इतनी देर कि तब तक आडवाणी का मन बदल चुका था। वो गांधीनगर की बजाय भोपाल से लोकसभा चुनाव लड़ने की जिद ठान चुके थे। बीजेपी नेताओं ने काफी मान मनोवल के बाद आडवाणी की उम्मीदवारी का ऐलान किया। गांधीनगर से श्री लालकृष्ण जी आडवाणी। लेकिन आडवाणी टस से मस नहीं हुए। बीजेपी ने आधिकारिक तौर पर उन्हें गांधीनगर सीट दे दी थी। आडवाणी इसके लिए राजी नहीं थे। बीजेपी के घरेलू घमासान पर विरोधी मौज लेते रहे। जिस तरह से फासिस्टी तरीके से मोदी जी ने अपने अलावा सबको मारने की कोशिश की, वहाँ जैसे बुजुर्ग नेताओं का कोई सम्मान नहीं है। आग लगा हुआ उनके पार्टी में, उनका नाश तो होना ही है सबका। बीजेपी की फजीहत टालने के लिए गुरुवार को आडवाणी को मनाने का नया दौर शुरू हुआ। आडवाणी के रूठने की वजह माने जा रहे नरेंद्र मोदी खुद चलकर उनके घर पहुंचे। करीब 40 मिनट तक आडवाणी और मोदी की मुलाकात चलती रही, लेकिन मोदी जब बाहर निकले तो उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं था। फिर सुषमा स्वराज ने आडवाणी से मुलाकात की। अगला नंबर वेंकैया नायडू का था। आडवाणी से बातचीत के बाद वेंकैया नायडू भी ये पता पाने की हालत में नहीं थे कि आडवाणी गांधीनगर से लड़ेंगे या भोपाल से, या फिर अपनी ही पार्टी से लड़ते रहेंगे। वेंकैया नायडू के जाने के बाद अरुण जेटली ने आडवाणी को मनाने की कोशिश की, लेकिन वो भी खाली हाथ लौटे। और फिर हमेशा की तरह बीजेपी संघ की शरण में पहुंच गई। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के आडवाणी संकट से निपटने के लिए खुद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और संघ में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले भैयाजी जोशी ने आडवाणी से फोन पर बात की। दोनों नेताओं ने आडवाणी से कहा, ये समय आपस में लड़ने झगड़ने का नहीं है, आपस में एकजुट होकर चुनाव लड़ने का है। संघ चाहता है कि इसका हल निकल जाए। आपकी जो भी आशंकाएं हैं उनको पार्टी भी दूर करे और आप भी उसमें सहयोग करें। आडवाणी को मनाते मनाते सुबह से शाम हो गई और तब पहली बार बीजेपी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने माना कि गांधीनगर और भोपाल के बीच पेच अटक गया है। सूत्रों के मुताबिक आडवाणी अपनी उम्मीदवारी का ऐलान होने से पहले ही बीजेपी नेताओं को बता चुके थे। मैंने पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह से कह दिया है कि गुजरात और मध्य प्रदेश की तरफ से मेरे नाम का प्रस्ताव आया है और मेरी मंशा भोपाल से चुनाव लड़ने की है। मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे दो राज्यों से चुनाव लड़ने का ऑफर आया है। मैं इस सम्मान के लिए दोनों राज्यों का आभारी हूं, लेकिन पार्टी को मेरी भी इच्छा का सम्मान करना चाहिए। आडवाणी की जिद के आगे बीजेपी ने आखिरकार घुटने टेकने का संकेत दे दिया। I had left this option to Advani ji to choose the seat from where he would like to contest, from Gandhinagar or Bhopal. शाम 7 बजे आडवाणी ने चुप्पी तोड़ी और गांधीनगर से चुनाव लड़ने के लिए हामी भर दी। अब बड़ा सवाल ये है कि अगर आडवाणी की मर्जी ही चलनी थी
तो फिर बीजेपी नेताओं ने उन्हें नाराज होने का मौका ही क्यों दिया? बीजेपी अभी आडवाणी का संकट पूरी तरह सुलझा भी नहीं पाई थी कि एक और दिग्गज जसवंत सिंह ने बागी तेवर अख्तियार कर लिए। जसवंत सिंह 2009 में दार्जिलिंग से चुनाव जीते थे। इस बार चर्चा थी कि जसवंत सिंह राजस्थान के बाड़मेर से चुनाव लड़ना चाहते हैं। दार्जिलिंग से एसएस अहलूवालिया को उम्मीदवार बनाकर इस चर्चा को बीजेपी ने हवा भी दी, लेकिन ऐन मौके पर राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने जसवंत सिंह के नाम पर अड़ंगा लगा दिया। सूत्रों के मुताबिक वसुंधरा नहीं चाहती कि जसवंत सिंह को बाड़मेर से उम्मीदवार बनाया जाए, जबकि जसवंत सिंह हर हाल में बाड़मेर से चुनाव लड़ने के मूड में हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि बीजेपी अगर आखिरी वक्त तक अपनों से ही लड़ती रहेगी तो विरोधियों से लड़ने के लिए पूरे दमखम से लड़ने वाले योद्धा कहां से लाएगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि मोदी की हवा पर सवार बीजेपी के पैरों तले की जमीन उसी के दिग्गज खिसका देंगे? यतेंद्र शर्मा के साथ राकेश कुमार सिंह, दिल्ली, इंडिया न्यूज। तो बीजेपी के बारे में हमेशा लिखा जाता रहा कि बीजेपी पार्टी विद डिफरेंस तो अपने आप को कहती है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी यानी भारतीय झगड़ालू पार्टी भी बनी हुई है और आज इसके दृश्य हमको साफ साफ दिखाई दिए। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ एक पूरा पैनल मौजूद है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और भोपाल से लालकृष्ण आडवाणी जी के लिए सीट छोड़ने वाले कैलाश जोशी जी मौजूद हैं। हमारे साथ विजेंद्र गुप्ता जी मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह और अनुज गुप्ता जी मौजूद हैं। हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से राष्ट्रीय प्रवक्ता दीपक अमीन जी मौजूद हैं और रविदास मेहरोत्रा जी मौजूद हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता लखनऊ से जुड़े हुए हैं। कैलाश जोशी जी, पहला सवाल मेरा आपसे, क्या आपने खुद अपनी मर्जी से ये लिख कर दिया कि आडवाणी जी आप चुनाव लड़िए, मैं सीट छोड़ रहा हूं? सीट तो आप छोड़ना चाहते ही थे, सक्रिय पॉलिटिक्स से हटना चाहते थे, या आपसे संगठन ने या बीजेपी के किसी नेता ने ऐसा करने के लिए कहा? मुझे किसी ने ऐसा नहीं कहा था। मैंने स्वयं तय किया था कि मैं लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगा। आपने स्वयं बाद में विचार में ये बात आई कि अगर मैं न लड़ूं तो यहां से कौन लड़े, और इसलिए हम लोगों ने माननीय आडवाणी जी को यहां से लड़ने के लिए सूचित किया था। और उस समय आडवाणी जी ने ये उत्तर दिया था कि समय आने दीजिए, चुनाव की तैयारी होगी तब विचार करेंगे कि क्या होना चाहिए। अच्छा, आडवाणी जी ने उत्तर दिया था, लेकिन आडवाणी जी इच्छुक दिखे थे भोपाल से लड़ने के लिए? नहीं, आडवाणी जी ने सहज रूप से ये कहा कि वे विचार करेंगे। ये भी नहीं कहा कि हाँ मैं भोपाल से ही लड़ूंगा, और ये भी नहीं कहा कि मैं भोपाल से नहीं लड़ूंगा। दीपक अमीन जी, क्या कहेंगे आप? ये सीट का झगड़ा बीजेपी में क्यों इतना बवाल बन गया है? देखिए दीपक जी, मुझे तो थोड़ा आश्चर्य होता है कि आप लोग सब लोग मीडिया में इतने आश्चर्यचकित हैं। ये तो नरेंद्र मोदी की पुराना गुजरात मॉडल है जो अब बाकी के राष्ट्र में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने गुजरात में पहले अपने वहाँ के बीजेपी के लोगों को पूरा खत्म कर दिया, हरेन पंड्या को खत्म कर दिया, वहाँ तो उनकी हत्या भी हो गई है। उन्होंने वहाँ पे अपने गोवर्धन झड़फिया को खत्म कर दिया, हरेन पाठक को अभी टिकट नहीं दे रहे हैं, संजय जोशी को वहाँ से निकाल दिया है उन्होंने। ये उनकी स्टाइल है, और जो स्टाइल वो गुजरात के मॉडल में लगा रहे हैं बीजेपी में, जहां उन्होंने वीएचपी को खत्म कर दिया है, आरएसएस को खत्म कर दिया है, वहां के लोकल पूरे, वहां बीजेपी कोई है नहीं, वहां केवल मोदी है। और दीपक जी, आप तो शायद यहाँ मैं आपके स्टूडियो में जब आ रहा था तो बीजेपी के मैंने सारे पोस्टर भी देखे। पोस्टर में भी केवल नरेंद्र मोदी का पिक्चर है और एक छोटा सा कमल है साइड में, ना कोई राजनाथ सिंह है, ना अटल बिहारी वाजपेयी है, कोई नहीं है। और आश्चर्य की बात तो यह है कि उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को भी नहीं छोड़ा था। 1995 में आपको पता होगा कि नरेंद्र मोदी के ही लोगों ने अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ विरोध किया था। अटल जी की धोती 2 करोड़ में बिकी, ये आपको याद होगा, तब उन्होंने कहा था। तो ये किसी को नहीं छोड़ेंगे, और अभी तो सावधान होना है, और सुषमा स्वराज, राजनाथ सिंह, शिवराज चौहान, सबको सावधान होना पड़ेगा। ये इनकी स्टाइल है, बीजेपी को खत्म कर देंगे, ये केवल व्यक्ति के ऊपर राजनीति करेंगे। बताइए विजेंद्र गुप्ता जी, सिर्फ व्यक्ति के नाम पर राजनीति हो रही है। मैंने भी पोस्टर देखे हैं, उसमें मोदी जी के सिवा कहीं कोई नहीं है। दीपक जी, मैं इनको सुन रहा था और मैं इनके शब्दों के पीछे की पीड़ा इनकी समझ रहा हूँ, कांग्रेस की फ्रस्ट्रेशन को भी समझ रहा हूँ।
और मैं ये कहूंगा कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, आज कांग्रेस में हताशा है। उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो विजय रथ है वो आगे बढ़ रहा है और नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने से कांग्रेस का कोई भी नेता नजदीक भी नहीं पहुंच पा रहा है उनके इस पूरे प्रताप के। और दूसरी बात यह है कि मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं, हमारी पार्टी में सामूहिक निर्णय होते हैं, हमारी पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग होती है, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग होती है, 13-13 घंटे एक दिन पार्टी की सभी नेता, बड़े नेता बैठते हैं और वो जो कमेटी तय करती है वो लागू होता है, वही चयन प्रक्रिया होती है। मैंने तो आज तक कांग्रेस की सीटों को लेकर के कभी मीडिया में कोई मीटिंग होते हुए देखी नहीं ऐसी पिछले दिनों में। नहीं उनके भी होती है, ऐसा मत बोलिए। कांग्रेस तो एक अखबार ठीक से नहीं पढ़ते हैं आप। हुई है और जिस तरह से राहुल गांधी के नीचे 90 साल के नेता भी दबे हुए हैं, कुचले हुए हैं, रगड़े गए हैं, और जो प्रणब मुखर्जी के साथ किया था कांग्रेस ने सारा देश जानता है। अरे उनको राष्ट्रपति बना दिया अब तो। जानता है और मुझे लगता है कि आर्गुमेंट कमजोर है, अब तो वो राष्ट्रपति बन गए, महामहिम हो गए। विजयन जी समझ रही है और इन लोगों की फ्रस्ट्रेशन को भी समझ रही है। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रत्येक व्यक्ति की दिल की धड़कन है, लोग उनको दिल से चाहते हैं, पूरी पार्टी को का वो नेतृत्व कर रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि 2014 में एक बहुमत वाली सरकार, 300 सीटें लेने वाली पार्टी एनडीए और बीजेपी सरकार बनाएगी और भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलेगा। और मोदी जी के बारे में जो कुछ ये कह रहे हैं, ये प्रचार तो ये पिछले 12-13 साल से कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हर बार मोदी जी और अधिक मतों से जीत करके गुजरात में सरकार बना रहे हैं। तो इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस आज का सुपड़ा साफ न सिर्फ गुजरात में हुआ है बल्कि पूरे देश में होने जा रहा है। और ये हम कह सकते हैं, अगर इनकी पीड़ा के पीछे का छुपा हुआ भाव मैं समझूं, कि जिस तरह मोदी जी ने गुजरात में कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया, नेस्तनाबूद कर दिया, कांग्रेस नाम की चीज खत्म कर दी वहां पर, ऐसा ही डर इनको लग रहा है कि पूरे देश में कांग्रेस का सफाया मोदी जी कर देंगे, भारतीय जनता पार्टी कर देगी। और इसी डर में ये इस तरह बौखला करके इस तरह की भाषा का प्रयोग। विजेंद्र जी, सत्य तो ये है कि उन्होंने, नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस का सफाया नहीं किया है, वहाँ पे बीजेपी का सफाया किया है गुजरात में, क्योंकि गुजरात में बीजेपी नहीं है, वहाँ पे केवल नरेंद्र मोदी हैं। और आप एक एक करके विजेंद्र जी जरा मुझे बोलने दीजिए। आप सुषमा स्वराज की आवाज को दबोचिए, मेरी आवाज को मत दबोचिए। कोई कहता है मुझे सामूहिक निर्णय लेने के बारे में आप सुषमा स्वराज जी से पूछिए जो ट्विटर करती हैं। मैंने चुनावी राजनीति से अपने को अलग कर लिया है। अरे आपके गृह मंत्री और फाइनेंस मिनिस्टर और फलाने मंत्री और इतने बड़े ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर, ये सब लोग तो चुनाव से भाग रहे हैं, चुनाव ही नहीं लड़ना चाहते। विजेंद्र जी, आप जरा मुझे 2 शब्द बोलने दीजिए। आप अपनी हालत देखिए, आप खड़े कहाँ हैं? और आप जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में, मैं समझता हूँ ये आपकी फ्रस्ट्रेशन के अलावा इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अच्छा, फ्रस्ट्रेशन छोड़िए, ये आप दिल की धड़कन की बात कर रहे हैं। ये अडवाणी जी और जसवंत सिंह से पूछिए कि उनको हार्ट अटैक हो रहा है या दिल की धड़कन हो रही है। अडवाणी जी हमारे, मुरली मनोहर जोशी को हार्ट अटैक हो रहा है, दिल की धड़कन नहीं है। अडवाणी जी की छत्र छाया में पार्टी फली फूली है, सभी नेता। और मैं तो ये तक कहूंगा, अडवाणी जी के आशीर्वाद से आज नरेंद्र मोदी जी यहाँ तक पहुंचे हैं। बहुत बढ़िया। नरेंद्र मोदी जी को आगे बढ़ाया है और पूरे देश को एक प्रभावी नेता दिया। पछता रहे हैं वो आगे बढ़ा के। अरे आप अपना घर देखिए, किसी यहाँ तक पहुंचे हैं। बहुत बढ़िया। नरेंद्र मोदी जी को आगे बढ़ाया है और पूरे देश को एक प्रभावी नेता दिया। पछता रहे हैं वो आगे बढ़ा के। अरे आप अपना घर देखिए, खिसियानी बिल्ली आपकी अडवाणी है। ये आप पछता रहे हैं, ये तो समय बताएगा। प्रदीप सिंह जी, ये तो समय बताएगा। ये जो परिस्थितियां पैदा हो गई है बीजेपी के अंदर, आपको नहीं लगता कि इस तूफान के चलते मोदी की लहर पर असर पड़ेगा? ट्रांसपेरेंसी के साथ सब चीजों को आगे बढ़ाया जा रहा है। विजय जी, एक मिनट, आपका मौका पूरा हो चुका है। उम्मीदवारों के सिलेक्शन की है, वो एक आइडियल है बाकी पार्टियों के लिए, सबके लिए एक उदाहरण है कि किस तरह से। अच्छा, बढ़िया बात है अगर उदाहरण है तो, लेकिन मैं बाकी गेस्ट से तो बात कर लूं सारी चीजों का। और अभी अडवाणी जी का जो स्टेटमेंट आ रहा है वो सुनिए और पढ़िए। विजय जी, दिल्ली के टिकट बट गए हैं बंद करने के लिए, तो उसके बाद भी आप इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। विजय जी, दिल्ली के टिकट बट गए हैं। नेता को अलग अलग प्रदेशों से ये अपेक्षा की जाती है, वो ये इच्छा रखते हैं कि
कि हमारे राष्ट्रीय नेता हमारे यहाँ आकर हम इस सीट पर लड़े, तो ये तो नेताओं के प्रति आदर और सम्मान है, जो आपकी पार्टी में नहीं है। आपकी पार्टी में तो एक परिवार है बस, 10 जनपद। तो आप अडवाणी जी की आप अडवाणी जी की इच्छा का आदर क्यों नहीं कर रहे हैं? उन्हें भोपाल से लड़ना था, जाने देते। राजनाथ सिंह को लखनऊ भेजा। ए से लेकर के जेड तक अगर राहुल गांधी परिवार को अलग कर दें तो कौन नेता बड़ा है और कौन छोटा है किसी को पता ही नहीं है। पता नहीं, आप परिवार की बात कर रहे हैं। आपका राजस्थान में वसुंधरा राजे भी तो कौन से परिवार की है? अगला नेता कौन है आपकी पार्टी का? राजनाथ सिंह के बेटे कौन से परिवार के हैं? आप बता पाएंगे? आपकी हिरार्की आप बता पाएंगे? आप तो रामलीला की तरह हैं। येडियुरप्पा कौन से हैं? उनके बेटे कहाँ से हैं? की सेना में हो गए और मूछ लगा दी तो रावण की सेना में हो गए। ये है आपकी पार्टी की हालत। रामलीला में पता नहीं विषय क्या है और आप बोल क्या रहे हैं। पहना दी वो हो गया। इसके अलावा आपके यहाँ ना कोई बड़ा है, ना कोई छोटा है, ना कोई नेता है, ना कोई अभिनेता है। सब एक ही लाइन में खड़े हैं सारे के सारे 10 जनपद के बाहर। एक अभिनेता है आपके यहाँ, राजू श्रीवास्तव, आएंगे या हड़काएंगे? नहीं, एक और अभिनेता है, नरेंद्र मोदी, बहुत अच्छे अभिनेता है। नेता बनाता है कि आप बड़े। अच्छा विजयन जी, एक मिनट, उनके चेहरे की हंसी आपको बताती है, बाकी आपकी अपनी काबिलियत क्या है? अरे आडवाणी जी की तरह आप भी नाराज हो गए। मैं कह रहा हूँ आडवाणी जी की तरह आप भी नाराज हो गए। नहीं, मैं नाराज नहीं, मेरा आत्मविश्वास बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा। ये चलिए, बहुत अच्छा। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता बोल रहा है। अगर आत्मविश्वास है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रदीप सिंह जी, मेरा वही पुराना सवाल, अगर ये तूफान चलता रहा तो मोदी की आंधी का क्या होगा? नहीं दीपक जी, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जिस तरह की ये घटनाएं हो रही हैं, खास तौर से पार्टी के भीष्म पितामह की ओर से या बहुत सीनियर लीडर्स की ओर से, तो ये पार्टी जो बड़ा गर्व करती थी, दावा करती थी अनुशासन को पालन करने वाली पार्टी, उस पर सवाल निश्चित रूप से उठते हैं कि आखिर जब पार्टी की हवा, लहर, आंधी, तूफान जो भी चल रहा है, ऐसे में पार्टी को पीछे खींचने का काम उसकी पार्टी के जो है वरिष्ठ नेता क्यों कर रहे हैं? आडवाणी जी पिछले 1 साल से जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं वो समझ से थोड़ा परे है। वो इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि बीजेपी में निजाम बदल गया है, नेतृत्व बदल रहा है, उनकी पीढ़ी अब नेतृत्व में नहीं है उस तरह से जिस तरह से आज से 8 साल, 10 साल, 12 साल पहले थी। इस वास्तविकता को जब तक वो स्वीकार नहीं करेंगे तब तक इस तरह के मौके आते रहेंगे। वो एक तरह से पार्टी के नेतृत्व के धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। बार बार पार्टी उनके वरिष्ठता का सम्मान कर रही है और बार बार वो पार्टी को मुश्किल में डाल रहे हैं। आप देखिए, गांधीनगर के बारे में अभी 28 फरवरी को, ज्यादा दिन नहीं हुए, 28 फरवरी को वो गांधीनगर गए थे। उस समय तक पहली सूची बीजेपी की जारी हो चुकी थी। उन्होंने कहा कि मेरा नाम पहली सूची में नहीं है, लेकिन मैं यहाँ आया हूँ तो जाहिर है कि मैं यहीं से चुनाव लड़ना चाहता हूँ। फिर क्या हो गया 15 दिनों में, 18 दिनों में, कि उनका मन बदल गया, वो भोपाल जाना चाहते हैं। वो वरिष्ठ नेता हैं भोपाल। मध्य प्रदेश क्या, कई राज्यों से उनको ऑफर आ सकता है, नरेंद्र मोदी के लिए भी है और दूसरे नेताओं के लिए भी ऑफर हो सकता है कि वो दूसरे राज्य से लड़े। लेकिन क्या हो गया कि आडवाणी जी गांधीनगर से भोपाल जाना चाहते थे। उनके भोपाल जाने के 2 संदेश जाते। एक, उनको नरेंद्र मोदी पर भरोसा नहीं है, उनको लगता है कि नरेंद्र मोदी और उनके जो कार्यकर्ता हैं या समर्थक हैं उनको चुनाव हरवा सकते हैं। ये एक संदेश ये जाता। दूसरा ये जाता कि उनको शिवराज सिंह चौहान पर ज्यादा भरोसा है। उनको लगातार उन्होंने नरेंद्र मोदी के बरक्स किसी न किसी को खड़ा करने की कोशिश की है, वो चाहे नीतीश कुमार पहले रहे हों, सुषमा स्वराज रही हों या शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान के बारे में वो यहाँ तक कह चुके हैं कि उनमें उनको वाजपेयी की छवि नजर आती है। तो ये सब करके पार्टी का कोई, आप देखिए कि आज लाल कृष्ण आडवाणी की प्रशंसा में या सहानुभूति में कौन लोग सबसे ज्यादा बोल रहे हैं? उनमें वो सब लोग शामिल हैं जो बीजेपी के विरोधी हैं। तो आडवाणी जी को सोचना चाहिए कि वो जो कर रहे हैं, जैसे दीपक अमीन, तो उनको सोचना चाहिए कि वो जो कर रहे हैं क्या पार्टी के हित में है, क्या इससे उनका रुतबा बढ़ रहा है, क्या उन्होंने पार्टी को अब तक जो दिया है उसको अनकिया नहीं कर रहे हैं वो। नहीं, इसमें इश्यू दीपक जी अगर मैं कह सकूं, आडवाणी जी ने बहुत बार कहा है, ये पत्रकार मित्रों को भी कहा है कि उनको प्रॉब्लम ये है कि नरेंद्र मोदी के आने से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति व्यक्ति के ऊपर फोकस करने लगी है, पार्टी कहीं नहीं है।
ये आडवाणी जी ने कई बार कहा है और उनका प्रॉब्लम यही है। बिल्कुल उन्होंने पहले कई बार पहले से ही उन्होंने इसी का विरोध किया है। दीपक जी कहाँ कहा है उन्होंने? ये कई बार कहा है उन्होंने अपने ब्लॉग में कहा है। आप उनके ब्लॉग पे जाइए, उन्होंने अपने ब्लॉग पे लिखा हुआ है। दीपक जी छाछ तो बोले छलनी भी बोले, जिसमें सैकड़ों छेद। हाँ विजयन जी बोलिए बोलिए। मैं दीपक जी, मुझे हंसी आ रही है इनकी बात सुन के। पता नहीं अभी तो आपको हंसी से आपत्ति थी। आधारित पार्टी है, परिवार तक सीमित पार्टी है और इतिहास गवाह है कांग्रेस का 1967 से लेकर के अब तक किस तरह से एक परिवार और एक व्यक्ति पूजा से पार्टी चल रही है। और वो भारतीय जनता पार्टी पर वो कहते हैं ना कि जिनके अपने घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं मारा करते। तो सवाल ये है कि आप खड़े कहाँ हैं, आप बोल क्या रहे हैं, आप आपके घर पे तो आपके लोग ही पत्थर मार रहे हैं। और दूसरा मैं स्पष्ट रूप से कह दूं आडवाणी जी का जो एक ऑरा है, श्री लालकृष्ण आडवाणी जी का, जो मैं बड़े गर्व से कह रहा हूं ये बात, और मैं चुनौती देता हूं किसी भी पार्टी को कि पूरे देश में अगर आडवाणी जी के कद का कोई नेता अगर किसी पार्टी में है तो वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में, और जिसका नाम श्री लालकृष्ण आडवाणी है, जो आज भी लोगों के सामने एक उदाहरण है। और मैं समझता हूं कि आडवाणी जी चिरायु हों, शतायु हों और दीर्घायु हों, क्योंकि आडवाणी जी जैसा नेतृत्व, आडवाणी जी जैसा व्यक्तित्व सब कुछ हो, लेकिन भोपाल से चुनाव नहीं लड़ने देंगे कोई उनको। दूसरा अब कोई तैयार हो रहा है या होगा। प्रश्न ये है कि सब कुछ वो हो, लेकिन विजयन गुप्ता जी भोपाल से चुनाव नहीं लड़ने देंगे उनको। देखिए, मैं दीपक जी आपको बड़ा साफ रूप से कहना चाहता हूं, आडवाणी जी को भोपाल हो या दिल्ली हो या गुजरात हो, कोई भी प्रदेश से अगर ये अपेक्षा की जाती है, अभी जैसे कैलाश जोशी जी हमारे वरिष्ठ नेता यहाँ पर उपस्थित हैं इस चर्चा में, और मैं उनका पूरा आदर और सम्मान करता हूं। उन्होंने जब ये बयान दिया पूरे देश ने देखा और उन्होंने कहा कि मुझे हर्ष होगा कि आडवाणी जी भोपाल से लड़े और मैं यहाँ से चुनाव उनके लिए सीट, चलिए ठीक है, उनकी बात उनसे ही सुनते हैं। आमंत्रित करता हूँ वो आकर यहाँ लड़े। तो ये हमारे यहाँ तो पहले आप वाली पूरी एक व्यवस्था है, पूरी नीति है, रीति है। और आडवाणी जी के लिए अगर इस तरह की बात की जा रही है कि वो अगर पार्लियामेंट्री बोर्ड ने या इलेक्शन कमेटी ने, और गुजरात से चूंकि वो लगातार जीतते आ रहे हैं और 89 से मैं समझता हूं आडवाणी जी लगातार गुजरात से जीत रहे हैं, तो ये तो एक बहुत खुशी की बात है कि अगर नरेंद्र मोदी जी उनको आग्रह करते हैं कि आप यहाँ से चुनाव लड़िए, आप गुजरात का प्रतिनिधित्व करिए पार्लियामेंट के अंदर, एक प्रकार से यहाँ से सदस्य चुनकर जाकर, और पार्टी के वरिष्ठ नेता है, तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि आखिर ये इतनी चर्चा किस लिए हो रही है। और पार्टी के अंदर तो चर्चाएं होंगी। चलिए ठीक है, मैं कैलाश जोशी जी के पास नरेंद्र मोदी और पहले यही डेमोक्रेसी का नाम नयन सर, डेमोक्रेसी भी इसको ही कहते हैं। दीपक जी, मुझे लगता है हमारे यहाँ जो डेमोक्रेसी है वो वातावरण है नेताओं के दोनों बीच में। डेमोक्रेसी है। बहुत समय पहले विजयन जी 1 मिनट, दूसरे भी बोल रहे, कैलाश जी भी इंतजार कर रहे हैं, दूसरे भी बोल रहे। विजयन जी 1 मिनट, अरुण जी। विजयन जी, मेरे ख्याल से आपकी पार्टी में अविश्वास का वातावरण है जब से मोदी जी को प्रोजेक्ट किया गया तब से। और मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 4-5 महीने पहले की बात कर रहा हूं। कैलाश जोशी जी को याद होगा, एक दिन मुझे कहीं से पता लगा कि आडवाणी जी इस बार भोपाल से लड़ सकते हैं या उनको लड़ाया जा सकता है। मैं जोशी जी के पास गया था तो उन्होंने कहा कि भाई मैंने ऐसा कुछ नहीं सुना है। और मेरे ख्याल से जोशी जी अब इस लोकसभा जो अभी चली, अभी जब सत्र हुआ उस समय तक भोपाल से लड़ने के मूड में थे। उसके बाद कुछ विषय हुए होंगे, जैसे कि मैं अखबारों में मैंने पढ़ा कि शायद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनके पुत्र को इस्तेमाल किया कि उनको मनाने के लिए, या जो भी कारण रहे हों। मैं जोशी साहब से ये पूछना चाहूंगा कि जोशी साहब, अब आडवाणी जी चूंकि नहीं लड़ने वाले हैं तो क्या आप वहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं? देखिए, आडवाणी जी अगर नहीं लड़ने वाले हैं तो फिर यहाँ से उम्मीदवार कौन होगा ये पार्टी तय करेगी, चुनाव समिति उस पर अंतिम निर्णय लेगी। और इसलिए मैंने अपनी ओर से कोई दावा नहीं किया है कि मैं फिर से लड़ना चाहता हूँ। दावा नहीं किया, लेकिन अगर पार्टी आपको कहती है कि कृपया आइए कैलाश जोशी जी, आप चुनाव लड़िए, आप पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं, आप वहां पर पार्टी का बहुत बड़ा खंबा है, तो ऐसे में कैलाश जोशी जी क्या करेंगे?
पार्टी कहेगी तो मैं पार्टी को उत्तर दूंगा जो मुझे देना चाहिए। मतलब आप अपने आप को पूरी तरह से चुनाव लड़ने से विड्रॉ नहीं कर रहे हैं कैलाश जोशी जी, ये माना जाए? नहीं, मैं ऐसा नहीं कहता। मैंने ये कहा कि मैंने तो तय कर लिया है कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना, लेकिन जैसा आपने कहा अगर पार्टी कहेगी कि फिर चुनाव लड़ो, ठीक बात है, तो उस समय मैं पार्टी को उत्तर दूंगा जो मुझे देना चाहिए। अच्छा, बिल्कुल ठीक। लेकिन अभी अनुज जी ने एक और बात बताई थी कि बीजेपी के नेताओं के भीतर, खासकर केंद्रीय लेवल पर, खासकर वरिष्ठ नेताओं के अंदर विश्वास का भाव और अविश्वास का भाव है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपको लगता है ऐसा कि वरिष्ठ नेताओं में विश्वास का अभाव है? कैलाश जी, ये सवाल आपसे है। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। देखिए दीपक जी, मैं ये बात मैंने इसलिए कही, कुछ दिनों पहले राज्यसभा टिकटों का जब मामला आया कि आडवाणी जी और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी को राज्यसभा भेजा जा सकता है, लेकिन उनसे बात नहीं की गई। जो लोग तय कर रहे हैं, जिनके हाथ में इस समय ताकत है, वो लोग मीडिया में खबरों को फ्लोट कर देते हैं। यदि मुझ जैसे पत्रकार को 5 महीने पहले इसका अंदाज किसी ने दिया कि आडवाणी क्या भोपाल से चुनाव लड़ेंगे इस बार, तो कहीं से तो आई होगी खबर ना, अपने आप नहीं। प्रदीप जी ने अभी कहा कि 15-20 दिनों में क्या हुआ, मैं कह रहा हूं 15-20 दिन नहीं, 5 महीने पुरानी बात है वो। नहीं, और आप देखिए ना, सुषमा स्वराज जी, वो उनकी बात उनकी इलेक्शन कमेटी में नहीं सुनी जाती है तो वो ट्विटर पे कहती हैं कि मैंने तो ना कहा था, मेरी बात कोई सुन नहीं रहा है। तो ये अविश्वास तो है ही, विभाजन की भी बात चल रही है। गहरा अविश्वास है और ये पार्टी को बहुत तकलीफ दे रहा है। रविदास मेहरोत्रा जी, आपको लगता है कि बीजेपी की टॉप लीडरशिप में विश्वास कम है आपस में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो अंतर कलह है वो सतह पर आ गई है, सामने आ गई है। और अभी आपने उमा भारती जी ने आज कहा है कि नरेंद्र मोदी विकास पुरुष नहीं है, विनाश पुरुष हैं। ये कहा क्या दिया भाई? जो लगातार नेता रविदास जी, ये कहा जी, ये कहा उमा भारती ने? अगर ये आप कहें आज कहा है, और अगर आप कहेंगे तो सीडी आपको हम कल दिखा देंगे। नहीं, अभी भिजवा दीजिए कि नरेंद्र मोदी अभी यहीं पे दिखा देते हैं, पुरुष हैं जी, अभी यहीं पे दिखा देते हैं। पूरे देश को जानना चाहिए कि उमा भारती ने क्या कहा है। उमा भारती ने कहा है कि नरेंद्र मोदी विकास पुरुष नहीं, विनाश पुरुष है। सीधी है आपके पास? एक प्रश्न पूछना है, एक आपके माध्यम से जो बीजेपी के लोग हैं उनसे एक बात पूछनी है कि पहले ये कहते थे कि हर हर महादेव, अब ये कहते हैं हर हर मोदी, ये सही है? पहले कहते थे कि घर घर में राम, अब कहते हैं घर घर में मोदी, ये बात सही है? दूसरी बात ये है कि जवाब ले ले। भारतीय जनता पार्टी की ना आंधी है, ना तूफान है, ना हवा है। देखिए, राजनाथ सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो गाजियाबाद से चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं कर पाए और चुनाव लड़ने लखनऊ शहर में आए। तो कहीं कोई आंधी नहीं है, कहीं कोई हवा नहीं है, कहीं कोई तूफान नहीं है। दूसरी बात यह है कि यूपीए की सरकार जो दिल्ली में है, उसके खिलाफ जनता में भयंकर रूप से आक्रोश व्याप्त है। जनता बदलाव करना चाहती है, परिवर्तन करना चाहती है। अब ये मत बोलना तीसरे मोर्चे की सरकार बनेगी। देखिए, जो सारी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, मेहरोत्रा जी, मैं सुन के तंग आ गया हूं आपकी बात। तो दीपक जी आप देखिए, खुद अपने आप देखिएगा कि चुनाव आते आते तीसरे मोर्चा सबसे बड़ा दल होगा। मेहरोत्रा जी, मैं सुन के तंग आ गया हूं आपकी बात। तो दीपक जी आप देखिए, खुद अपने आप देखिएगा कि चुनाव आते आते तीसरे मोर्चा सबसे बड़ा दल होगा और सरकार बनेगी तीसरे मोर्चे की। चलिए, मानी मैं नहीं आपकी बात। आज जो लेकिन जो बड़ा मुद्दा इन्होंने उठाया है कि महंगाई बढ़ी है, जो बड़ा मुद्दा आपने उठाया है वो ये है कि क्या हर हर मोदी होना चाहिए हर हर महादेव की जगह, और क्या घर घर मोदी होना चाहिए घर घर राम की तरह? विजेंद्र गुप्ता जी, जवाब दीजिए, इसका बड़ा सीधा सवाल है। देखिए दीपक जी, अगर कोई कार्यकर्ता या आम जनता कोई नारा बनाती है, अपनी भावनाएं व्यक्त करती है, तो ये डेमोक्रेसी है।
हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का हक है। उस पर अगर एसपी को आपत्ति है नहीं, सारी होल्डिंग तो मुझे लगता है कि ये इनकी, फिर मैं वही बात दोहराऊंगा, ये फ्रस्ट्रेशन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये कोई अधिकृत नारे नहीं है, रैलियों में पार्टी ने कोई नारे बनाए हैं, ये पार्टी कोई का नारा पारित किया है। ये तो जनता है, जनता में कोई किसी भी तरह से अपने नेता को पुकार सकता है, पुकारता है, और ये लोकतंत्र की यही परिभाषा है। दूसरा हमारा कहना है, इन्होंने भी उमा भारती जी के बारे में जो कहा, मैं ये नारा केवल जनता ने नहीं इसके बाद इनके साथ चर्चा करने का ये रिस्पॉन्सिबल हुआ नारा है। अगर ये रिस्पॉन्सिबल होते घर घर तो मोदी, इस तरह की बात इनके पास ही तो उसको प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है? मोदी की रैलियों में जहाँ रैलियां हुई है वहाँ होर्डिंग लगाई गई है, कोई दम नहीं है। तीसरा ये, अगर ये कहते हैं कि मोदी की लहर नहीं है, तो भी ये इनका डर और इनका भय इनको साफ रूप से नजर आ रहा है, क्योंकि मोदी जी की लहर है, इसलिए तो कह रहे हैं कि लहर नहीं है, वरना दीपक जी तरह का सवाल ही क्यों खड़ा ये होता? बात विजेंद्र जी की ये बात बिल्कुल गलत है, और मैं आपको इसमें एक और पैटर्न बताता हूं। 2002 में नरेंद्र मोदी जी चुनाव जीते सांप्रदायिकता पे, 2007 में वो चुनाव जीते मियां मुशर्रफ पे, 2012 पे वो गवर्नेंस की बात करी, लेकिन घूम फिर के वही वो पाकिस्तान के सरक्रीक पे आए। उनको अगर यूपी में वो समझ गए कि विजेंद्र जी मुझे बोलने दीजिए, विजेंद्र जी मुझे बोलने दीजिए प्लीज, आप प्लीज दीपक चौरसिया जी के शो को संसद जैसा मत बनाइए, आप मुझे बोलने दीजिए। सांप्रदायिक कह रहे हैं आप अमित शाह जैसे गनस्लिंगर को, राइट स्पेशलिस्ट को उत्तर प्रदेश भेजते हैं, एक करके विजय भाई, एक करके को उत्तर प्रदेश भेजा। हम लोग कांग्रेस पार्टी से चीख चीख के कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में दंगे होने वाले हैं। ठीक 2 महीने बाद दंगे हुए। बिहार में जब अमित शाह गए वहां भी दंगे हुए। एट द एंड ऑफ द डे अब आज की तारीख में गुड गवर्नेंस की बात नहीं हो रही है, वो वहां पे जाके दंगे ही करवा के सांप्रदायिकता के ऊपर ही चुनाव लड़ रहे हैं। ये जो कुछ कह रहे हैं, पहले गुड गवर्नेंस की बात कर रहे थे, अब कहते हैं कि मैं ओबीसी हूँ करके ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। गुमराह कौन कर रहा है बताइए? दंगे किसने करवाए? दंगों के जो 2 MLA इसमें जिनके ऊपर चार्जशीट हुई है उनको टिकट कौन दे रहा है? दंगे होते रहे, 2 MLA पे चार्जशीट हुई है दंगे करवाने की, उसको टिकट आप दे रहे हैं। बिहार के अंदर आप लोग सांप्रदायिकता फैलाते हैं, फिर हम विषय से भटकते जा रहे हैं। और एक इनोसेंट आदमी की जान अगर जाती है तो उसके लिए कांग्रेस सीधे तौर पर जिम्मेदार है। विजेंद्र गुप्ता जी, फिर हम विषय से भटकते जा रहे हैं। सवाल बीजेपी के अंदर के अंतरकलह का है। वो तमाम लोग जिम्मेदार हैं जो भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते हैं। सवाल बीजेपी के अंदर जिम्मेदार है। सवाल मेरा बीजेपी। एक सवाल कैलाश जोशी जी से जी पूछिए। बहुत वरिष्ठ नेता हैं और पार्टी के अंदर क्या चल रहा है उनको जानकारी भी रहती है। क्या कारण है कि गांधीनगर छोड़कर भोपाल जाना चाहते थे आडवाणी जी? देखिए, ये बात पूरा पहले से स्पष्ट है। अरे मेहरोत्रा जी, आप कैलाश लाल कृष्णवाणी के मन में शंका है, आप कैलाश जोशी नहीं है, हार जाएंगे, उनको हरा दिया जाएगा। आप कैलाश जोशी नहीं है, आपसे नहीं पूछा गया, माननीय कैलाश जोशी जी से पूछा गया सवाल। कैलाश जी जी, आप प्रदीप सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। जोशी जी, मैं ये पूछना चाहता हूं कि आखिर पिछले 18 दिनों में ऐसा क्या हुआ कि आडवाणी जी ने गांधीनगर छोड़कर भोपाल जाने का मन बनाया? देखिए, बात यह है कि हमने तो यहां से प्रस्ताव भेजा था बहुत पहले ही। जैसे ही मैंने तय किया था कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है, तभी हम लोगों ने आपस में चर्चा करके उनको यहां से निमंत्रण दिया था। और जैसा मैंने बताया, उन्होंने उस समय यही कहा था कि समय आने पर तय करेंगे। अब भोपाल के बजाय गांधीनगर से लड़ें या भोपाल से लड़ें, ये उनका अपना है वो या पार्टी का निर्णय है, तो उसके बारे में मैं तो कुछ नहीं कह सकता, मेरे पास कोई जानकारी भी नहीं है। अनुज जी, आपको क्या लगता है? दीपक जी, मैं इन दोनों सीटों के बारे में एक पंक्ति कहना चाहता हूं। ये दोनों सीटें वैसी सीटें हैं, गांधीनगर भी और भोपाल भी, जो 1989 से लेकर के अब तक भाजपा कभी नहीं हारी है। पिछले 25 सालों में पिछले 7 आम चुनाव भाजपा ने इन दोनों सीटों पर जीते हैं, और भी सीटें 14-15 सीटें टोटल हैं जो। मगर कैलाश जी के साथ 1999 में भी दिक्कत हुई,
उनका नाम लगभग तय कर लिया गया और फिर बाद में उमा भारती वहां स्काईलैब हो गई और इस बार की घटना तो सबके सामने है। मुझे लगता है दीपक जी, जो बात शुरू में कही गई ना कि आडवाणी खेमे को ये खतरा लग रहा था कि लोकसभा चुनाव के बाद यदि मोदी के प्रधानमंत्री बनने में दिक्कतें आती हैं, संख्या पूरी नहीं मिल पा रही है और उस समय आडवाणी एक आखिरी दांव प्रधानमंत्री बनने के लिए खेल सकते हैं, उसको रोकने के लिए पहले ही प्रियम्प्ट करते हुए गुजरात में ही उनको लोकसभा चुनाव हराने का षड्यंत्र हो सकता है। शायद उनके मन में न भी रहा हो तो मध्य प्रदेश इकाई के जो लोग हैं, हो सकता है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने या और लोगों ने ये बात अपनी वफादारी दिखाने के लिए उनके मन में डाली हो कि साहब यहां आ जाइए, यहां अच्छा रहेगा। देखिए, सुषमा स्वराज जी भी विदिशा में हैं, जो आडवाणी कैंप में जो 2-3 बड़े नेता हैं, यानी खुद आडवाणी और सुषमा जी, ये दोनों यदि मध्य प्रदेश में हो, शिवराज जी की मदद से चुनाव जीत रहे हों, तो एक अलग किस्म का समीकरण भाजपा के अंदर बनता। आडवाणी जी भी इस खतरे को समझ रहे होंगे कि गुजरात में दिक्कत होगी और पिछले 24 घंटों में उन्होंने आरएसएस से ये आश्वासन जरूर ले लिया होगा कि उनके साथ कोई दगाबाजी नहीं होगी। बिल्कुल, यह आश्वासन जरूर लिया होगा, वरना बात आगे कैसे बढ़ती। अब बताइए विजेंद्र गुप्ता जी, 24 घंटे आपको क्यों लगे आडवाणी जी को मनाने में? देखिए, एक तो मुझसे पूर्व वक्ता हास्यप्रद बातें कर रहे हैं, मुझे उनकी वो सही बातें कर रहे हैं, आपको हास्यप्रद लग रही है वो? थोड़ी दया भी आ रही है। यानी एक तरफ पार्टी के शीर्ष नेता और हम सबके जो आदरणीय हैं श्री आडवाणी जी से, विजेंद्र जी, शीर्ष तो आप कार्यकर्ता मान रहे हैं ना, ये जो बाकी नेता है वो शीर्ष नहीं मान रहे आजकल, उनको बोझ मान रहे हैं। और आप उसमें से मतलब मोदी जी खुद जाकर के आडवाणी जी को आग्रह कर रहे हैं कि नहीं आप गुजरात, हाँ, क्योंकि यदि वो शिफ्ट हो जाएंगे तो माहौल खराब हो जाएगा गुजरात में। लगातार वहां से जीतते आ रहे हैं, तो ये तो हमारे लिए गर्व की बात है, ये तो हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा संदेश है। और इसमें से ये बेतुकी बातें निकालना कि वो उस कैंप का है, वो इस कैंप का है, वो वहां 542 की जो संसद होती है वो सदस्यों से होती है, क्षेत्रों से नहीं होती। क्षेत्र ठीक है, क्षेत्र से चुन करके आते हैं, लेकिन वहां क्षेत्रवार कोई मतदान नहीं होता है, वहां पर वो सब लोग एक बराबर के सदस्य होते हैं। जी दीपक जी, इस तरह की भाषा का प्रयोग करना, इस तरह के कयास लगाना, क्योंकि ये कयास भी आप सिर्फ इसलिए लगाने की कोशिश कर रहे हैं विजेंद्र गुप्ता जी, आपके पास भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कहने के लिए कुछ बचा नहीं है। दिल्ली बीजेपी में आप किस गुट के हैं? लोगों की जो मानसिकता है वो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी विरोधी मानसिकता है। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, दिल्ली बीजेपी में आप किस गुट में हैं? भूख को पूरा करने के लिए नहीं, कुछ भी अनर्गल प्रचार करना चाहे तो आप कर सकते हैं, आपको इस पर कोई रोक नहीं है। देखिए विजेंद्र जी, आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, इस नाते आप पार्टी के पक्ष में बोलेंगे, ये बात समझ में आती है। लेकिन एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है, आडवाणी जी ने पिछले 1 साल में ये बता दिया है कि बीजेपी में 2 गुट हैं, एक मोदी गुट है और दूसरा आडवाणी गुट है, और दोनों में टकराहट चलती रहती है, समझौता होता है, फिर नया मुद्दा खड़ा होता है, फिर मान मनोबल होता है। लेकिन 2 गुट हैं स्पष्ट रूप से, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। सार्वजनिक रूप से जो बातें लाल के आडवाणी बोल रहे हैं, जो सुषमा स्वराज जी बोल रही हैं अपने ट्वीट में जिस तरह से बोल रही हैं, एक बात तो साफ है कि उनकी बात पार्टी के मंच पर नहीं सुनी जा रही। एक और इसमें दीपक जी, एक और हम वापस आएंगे, तुरंत वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। तो वाकई क्या आडवाणी ने बीजेपी की सांस अटका दी थी प्रदीप सिंह जी? बिल्कुल, निश्चित रूप से जिस तरह से सारा कार्यक्रम चल रहा था टिकट बंटवारे का, उसमें लाल कृष्ण आडवाणी का मुद्दा इस तरह से बन जाएगा कि 24 घंटे तक वहां उनके यहाँ थी प्रदीप सिंह जी। बिल्कुल, निश्चित रूप से जिस तरह से सारा कार्यक्रम चल रहा था टिकट बंटवारे का, उसमें लाल कृष्ण आडवाणी का मुद्दा इस तरह से बन जाएगा कि 24 घंटे तक वहां उनके यहाँ जाने वालों का तांता लगा रहे मनाने का। ये स्थिति की कल्पना शायद पार्टी ने पहले नहीं की होगी। लाल कृष्ण आडवाणी ने भोपाल जाने की बात की, पार्टी में किससे की ये हम लोगों को औपचारिक रूप से कम नहीं पता है, लेकिन वो भोपाल जाना चाहते थे, ये पार्टी के दूसरे नेताओं के बयानों से बड़ा साफ है। तो अगर उनको भोपाल जाना था और आखिर में पार्टी मान गई कि गांधीनगर और भोपाल में से जहां से चाहें आप चुनाव लड़ें, फिर वो गांधीनगर जा रहे हैं, तो ये तो लाल कृष्ण आडवाणी को स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर पार्टी को इस मुश्किल में उन्होंने
क्यों डाला? अगर उनको गांधीनगर जाना ही था तो ये तो सिर्फ इसलिए लगता है कि वो दिखाना चाहते थे कि अब भी अगर मैं अड़ जाऊं तो पार्टी मेरे पास आएगी। इसके अलावा और कोई कारण नजर नहीं आता। अनुज जी, इसमें ठीक बात है, मुझे आपकी बात से बिल्कुल सहमति है कि वो केवल अपनी अहमियत जताना चाहते थे, मैं भी हूं, मुझे भी समझो, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन इससे उनको कोई बड़ा लाभ नहीं हुआ है। स्वांता सुखाए के लिए शायद हुआ होगा, लेकिन कैडर इस बात को पसंद नहीं करता है कि वो पूरी पार्टी को मुश्किल में झोंके। और इस चुनाव के समर में, जब चुनाव प्रारंभ हो चुके हैं, नामांकन तीसरे चौथे चरण का प्रारंभ हो चुका हो उस समय, नहीं, देखिए इसमें एक चीज बहुत क्लियर है और इतिहास इसका गवाह है कि नरेंद्र मोदी जी ने जितने भी उनके वहां पे विरोधी थे गुजरात में, सबको एकदम पूरा खत्म कर दिया है। चाहे संजय जोशी हो, केशुभाई पटेल हो, वल्लभ कथीरिया हो, हरिन पाठक हो, हरेन पंड्या हो, सबको। और लाल कृष्ण आडवाणी जी समझते हैं कि अब वो विरोध पक्ष के हो गए हैं, उनके मोदी के पक्ष के नहीं है, तो और वो जानते हैं कि बिना नरेंद्र मोदी के सपोर्ट वो वहां जीत नहीं सकते। तो उनको एक ये दूसरा कारण भी था ये प्रेशर डालने का। और अभी भी मेरे ख्याल में तो वो वहां से हारेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी चाहेंगे ही नहीं कि वो वहां से जीतेंगे। नहीं दीपक जी, देखिए मैं तो ये कहता हूं कि आडवाणी जी ने 25 साल पहले जो बाकी नेताओं के साथ किया था, उस समय के जो बुजुर्ग नेता थे उनको हाशिए पे रख करके प्रमोद महाजन, वेंकैया नायडू और नरेंद्र मोदी, इन सबको लेकर के, युवा लोगों को लेकर के, युवा पीढ़ी को लाने की जरूरत है। वही जिन्ना प्रकरण के बाद उन युवा लोगों ने उनके साथ किया था। आप जो कह रहे हैं, एक बुजुर्ग नेता जो उस हालात के शिकार हुए थे, उन्होंने कहा था बाल काले करके, रंगे होकर के हमें तो बाहर कर दिया और खुद अंदर हो गए थे, तो एक दिन उनके साथ ये होना ही होना था। नहीं, ये आपकी बात, इतिहास ने खुद को दोहराया वहां। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये आप अपने दृष्टिकोण से देख रहे हैं। अगर आप लाल कृष्ण आडवाणी के दृष्टिकोण से देखिए तो वो ये तो उनके सर्वाइवल की बात है ना। ये तो नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि अब उनको रिटायरमेंट एज होम, ओल्ड एज होम में भेज दें। जी बिल्कुल, भाजपा ने लेकिन अगर आप 2009 में मौका दिया प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बना करके, लेकिन वो जितवा के नहीं आ पाए और पार्टी नीचे 25 सीट वहां पर भी अगर आपको याद होगा 2009 में भी आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी ने वहां पे भी अड़चन लगाई थी। 2009 में भी नरेंद्र मोदी ने अड़चन लगाई थी, आते आते रुक गए थे। वो नाइट वॉचमैन की बात हुई थी वहां पे। देखिए उस समय तो आडवाणी को मौका दिया गया था। लगता है कि नरेंद्र मोदी सर्वशक्तिमान है और वो कुछ भी कर सकते हैं, जो चाहे जो है। हाँ बिल्कुल, जो चाहे बीजेपी में करा मैं ये नहीं कह रहा कि वो कर सकते हैं, मैं आपको केवल इतिहास के बारे में बता रहा हूँ। वो प्रधानमंत्री कभी नहीं बनेंगे, कतई नहीं बनेंगे, इसलिए वो कई कारण है। लेकिन मैं आपको इतिहास के बारे में बता रहा हूँ, इतिहास में ये हुआ कर रहे हैं बस। विजेंद्र गुप्ता जी, क्या कहेंगे आप इन टिप्पणियों के बारे में? मुझे लगता है ये तीनों आपस में ऐसे बात कर रहे हैं जैसे दिल को कहते हैं ना कि दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। एक तरफ जहां हमें आडवाणी जी को अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने समय रहते पार्टी की एक सेकंड लाइन जो तैयार की थी, उसमें चाहे नरेंद्र मोदी जी हों, सुषमा स्वराज जी हों, अरुण जेटली जी हों, वेंकैया नायडू जी हों या प्रमोद महाजन जी हों, और वो तमाम बड़े नेता उनकी प्रतिभा को पहचानते हुए देश के कोने कोने से एक युवा नेतृत्व को उन्होंने जगह दी, आगे लाए। और वो ये सभी लोग आडवाणी जी की टीम में महामंत्री थे। आज वो सब हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, हमारी प्रथम पंक्ति के नेता हैं। और ये एक बहुत ही हेल्दी वातावरण हमारी पार्टी में है। ऐसा वातावरण मैं नहीं समझता किसी और पार्टी में अगर है तो ये जो लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बताएं कि 20 साल पहले, 15 साल पहले, 25 साल पहले किस तरह से पार्टी के सबसे बड़े नेता ने खुद अपने हाथ से लोगों को तैयार किया और आज वो पूरे देश की सेवा कर रहे हैं, राष्ट्रीय नेतृत्व है। बात तो ठीक है आपकी, आडवाणी जी से ज्यादा खुशी और किसको होगी? बात तो ठीक है आपकी, आगे बढ़ाया और उन्होंने पहचाना, उन्होंने एक हीरे को पहचाना और पहचान करके आगे बढ़ाया। इसके लिए अप्रिशिएट करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं विजेंद्र गुप्ता जी। आपने एक वाक्य जो कहा कि इससे सबसे ज्यादा खुशी आडवाणी जी को होना चाहिए। मुश्किल यही है कि इससे आडवाणी जी को खुशी नहीं हो रही है। सबसे ज्यादा दुख है आडवाणी जी को खुशी है। उनको दुख क्या है पता है? गुरु गुड़ रह गया और चेला शक्कर बन गया। आडवाणी जी के प्रति सब लोग नतमस्तक है। उनको दुख इस बात का है कि गुरु पार्टी के गुरु गुड़ रह गया और चेला शक्कर बन गया। चेला मतलब नरेंद्र मोदी। उनके प्रति पूरी तरह जी मैं कह रहा हूँ उनको दुख इस बात का है कि गुरु गुड़ रह गया और चेला शक्कर बन गया। चेला मतलब नरेंद्र मोदी। देखिए दीपक जी, मैं समझता हूं अगर सबसे ज्यादा खुशी
किसी को पार्टी में होगी तो वो आडवाणी जी को होगी, क्योंकि उनके बनाए हुए लोग, उनके बढ़ाए हुए लोग आज देश की पार्टी की सेवा कर रहे हैं और अग्रिम पंक्ति में। विजेंद्र जी, खुशी होनी चाहिए थी, लेकिन पिछले 7-8 महीनों का इतिहास बता रहा है खुशी नहीं हो रही है। गांधीनगर से चुनाव लड़ रहे हैं और एक संकट अच्छा का कारण ही वही नेता है, वयोवृद्ध नेता है, हमारे पिता समान है। हम सब ने उनको जाकर के कहा, आडवाणी जी आप चुनाव लड़िए और बहुत अधिक मतों से आप जीत करके आएंगे, हम सब आपके साथ खड़े हैं। तो ये एक अच्छा वातावरण है, ये भारतीय परंपरा संस्कृति है। चलिए इसी नोट पर अच्छा वातावरण है, क्या ये अच्छा वातावरण है? बिल्कुल नहीं। अगर ये अच्छा वातावरण है, अच्छे सब लोगों ने आडवाणी जी को अच्छा वातावरण, आडवाणी जी अच्छा वातावरण है। कांग्रेस ने जो 15 साल पहले सीताराम केसरी के साथ किया था वही एक परिवार के भाजपा ने वही आडवाणी के साथ किया है। ये क्या कह रहे हैं? सीताराम केसरी और आडवाणी जी का कंपैरिजन हो रहा है। जो केसरी के साथ किया कांग्रेस ने, वही आडवाणी के साथ कर रही है बीजेपी। सीताराम केसरी प्रकरण से आडवाणी जी का अगर कंपैरिजन कर रहे हैं तो आपकी ओपिनियन कितनी बायस्ड है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, सीताराम दोनों एक जैसा मामला है। बिल्कुल कांग्रेस के लोगों भाजपा के सारा देश के लोगों ने उनके साथ वही व्यवहार किया है। बिल्कुल। और अगर जो लोग सीताराम केसरी का उदाहरण यहाँ दे रहे हैं, उन्होंने तो जनता के सामने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। आप ये बात तो भूल रहे हैं जो इन्होंने कहा है कि जितने समय में आपने एक पीढ़ी बदली, उतने समय में कांग्रेस पार्टी में 3 पीढ़ियां बदल गई। कांग्रेस में तो पीढ़ी बदलती नहीं है, परिवार का सदस्य बदलता है। पीढ़ी बदल गई है 3, परिवार नहीं बदलता है, पीढ़ियां बदलती हैं वहाँ पे। वो तो परिवार का सदस्य बदलता है, पिता है, माता है, दादा है। और दूसरी बात यह है दीपक जी, फिर अगली वीरेंद्र गुप्ता जी चलते चलते उसकी पहले से तैयारी की जाती है। दीपक जी, ये स्वाभाविक है कि आडवाणी जी थोड़े से असंतुष्ट होंगे जरूर, क्योंकि एक गुजरात में जो मॉडल नरेंद्र मोदी ने लगाया है, वही मॉडल बीजेपी को जिस तरह से उन्होंने वहां नष्ट कर दिया है, वो अब यहाँ राष्ट्रीय लेवल पे करेंगे। धीरे धीरे जैसे उमा भारती हैं, सुषमा स्वराज हैं, इन सबको वो टारगेट करके खत्म कर देंगे। पहले आडवाणी जी है लाइन में। चलिए यहीं पे मैं बहस को रोकूंगा और विजयन जी एक सलाह देते जाता हूँ। वैसे सलाह देना पत्रकार का काम नहीं है। जसवंत सिंह जी को बाड़मेर का टिकट तो दे दो आप, कम से कम इतनी सेवा की उन्होंने देश की, इसका ख्याल रखो, उनको नाराज मत करो और वसुंधरा राजे सिंधिया और उनके भी झगड़े आपस में मिटवा दो। आपकी भावनाओं को ध्यान में रख करके बातचीत होगी वहाँ, निश्चित मुझे पूरा विश्वास है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। इट वॉज ऑन अ लाइटर नोट, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।